नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 2 फरवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं उस जिले का सांसद का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। आज 2 फरवरी से इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू, 13 फरवरी तक होगी एग्जाम। जूता मोजा पहनकर विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा, बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। पूर्णिया में लापरवाही के आरोप में के नगर थाना अध्यक्ष सस्पेंड, 1 महीने तक दिव्यांग की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज नहीं की, डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर की नर्सिंग छात्र की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। 85 मिनट के बजट भाषण में एक बार भी बिहार का जिक्र नहीं, निर्मला सीतारमण ने सिर्फ एक बार लिया पटना का नाम। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान बोले, मैं भी मुसलमान हूं, अजान का विरोध नहीं किया, शरीयत के हिसाब से बात कही, दूसरे धर्मों से भी धवन ने संयम की अपील। दोस्तों, किशनगंज में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग को आरोपी बनाया है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। शादी की शहनाइयों पर पसरा सन्नाटा, बिहार के बक्सर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान, उजरा परिवार। बिहार के बगहा में किसान के घर पर झोले में मिला 3 जिंदा बम, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में मवेशी तस्करी का भंडाफोड़, 50 पशु बरामद, 3 ओवरलोड वाहनों से 2 चालक और 3 तस्कर गिरफ्तार। अररिया जिला में संत रविदास की 649वीं जयंती मनाई गई, ढोल नगारों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा, महिलाएं पुरुष और बच्चे हुए शामिल। बिहार के हाजीपुर जिले के बिदीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की बाइक पर चल रहे शराब तस्करी का किया भंडाफोड़, देशी शराब के साथ 5 बाइक किया जब्त। अररिया में यूजीसी बिल के खिलाफ स्वर्ण समाज का धरना, समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन, काला कानून बताकर किया विरोध, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बिहार के गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, मौके पर चली गई जान, पुलिस ने शुरू की चालक की तलाश। बजट 2026, पटना में बनेगा जहाजों का हॉस्पिटल, बिहार को हाई स्पीड ट्रेन और नए एक्सप्रेसवे की सौगात। बिहार के बेगूसराय में नर्सिंग के छात्र की मर्डर, अपराधियों ने सिर में मारी गोली, घर वाले बोले बेटे को पहले से धमकियां मिल रही थी। बिहार में डबल लेन होंगी गांव की सड़कें और साथ में दिखेगा जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल भी, नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। बिहार के मधुबनी में हाईटेक प्रखंड कार्यालय भवन का शिलान्यास, 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया 3 मंजिला अंचल कार्यालय। बच्चे से अप्राकृतिक यौन संचार मामले में आरोपी गिरफ्तार, मधुबनी में पैसे और चॉकलेट का लालच देकर किया गलत काम, न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। किशनगंज के खगरा रेड लाइट एरिया का मुख्य आरोपी कृष्ण खलीफा ने किया आत्मसमर्पण, यानी पुलिस के सामने दी अपनी हाजिरी। नाबालिगों से देह व्यापार मामले में लंबे समय से था फरार, बेरोजगारी का फायदा उठाकर करता था लड़कियों से शोषण। पूर्णिया में हर्ष फायरिंग मामले में 3 गिरफ्तार, 1 मैगजीन और 2 खोखा बरामद, डीजे पर डांस के दौरान युवक को लगी थी गोली। पूर्णिया जिले के डंडखोरा में युवक को सांप ने काटा, गई जान, इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा, शौच करने के दौरान ये हुआ हादसा। अररिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा सीधा प्रसारण, केंद्र बजट संसद में पेश, कहा पीएम किसान योजना के तहत अब 9,000 रुपए मिलेंगे। कटिहार के प्राणपुर में माघी पूर्णिमा पर भक्ति में कार्यक्रम आयोजित, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और हरिनाम संकीर्तन में हिस्सा लिया। कटिहार में माघी पूर्णिमा पर 1 लाख लोगों ने किया गंगा स्नान, बराड़ी के काठगोला घाट पर जनसैलाब, नेपाल सहित प्रदेश के कई जिलों से लोग पहुंचे। कटिहार में अग्निवीर भर्ती रैली 2 फरवरी से शुरू, बिहार के 12 जिलों के अभ्यर्थी 13 फरवरी तक गढ़वाल ग्राउंड में जुटेंगे। बिहार की राजधानी पटना में लाखों की अंग्रेजी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार, पंजाब से दरभंगा जा रही थी खेप, पुलिस ने वाहन जांच में की कार्रवाई।
बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर तैयार किया। बिहार की राजधानी पटना में हथियार लहराना युवक को पड़ा भारी। फुलवारी शरीफ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज। दोस्तों, बिहार में किसानों की फार्मर आईडी फ्री में बनाई जा रही है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में फार्मर आईडी व ई-केवाईसी से वंचित करीब 2 लाख किसानों का फार्मर आईडी बनवाने को लेकर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आगामी 2 फरवरी से 6 फरवरी तक जिले के सभी पंचायतों में शिविर आयोजित की जाएगी। दोस्तों, कटिहार के कोडा पशु चिकित्सालय में परिचारी के पद पर कार्यरत 34 वर्षीय साजन कुमार यादव का शव अस्पताल के पीछे स्थित सुखी नहर से बरामद हुआ है। उनकी जान रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार साजन कुमार यादव 29 जनवरी को विभागीय कार्य से पटना गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने जिला मुख्यालय में दवाइयां व अन्य सामग्री जमा की और फिर अपने ससुराल चले गए। परिजनों के मुताबिक ससुराल से निकलने के बाद उनकी गतिविधियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से लूटी गई एक एम्बुलेंस को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त कर ली है। सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को खगोलख के पास अज्ञात अपराधियों ने एक एम्बुलेंस और उसके 2 सहयोगियों के साथ मारपीट कर एम्बुलेंस लूट ली थी। इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी गई थी। घटना के बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूटी गई एम्बुलेंस बरामद कर ली है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में चिकन खाने वालों के लिए चिंता बढ़ गई है। राज्य में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया गया और वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के लिए सैंपल लिए गए हैं। जी हां, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पोल्ट्री और चिकन उत्पादों से जुड़े लोगों को सतर्क रहना आवश्यक है ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। बिहार के दरभंगा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। दरभंगा शहर के भीगो स्थित वार्ड संख्या 31 के 5 किलोमीटर के दायरे में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने आधा दर्जन से अधिक पोल्ट्री फार्म को चेक किया। इस दौरान मुर्गी और बतख के स्वाब, खून आदि के सैंपल को सुरक्षित किया है। संचालक को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साफ सफाई और विशेष ध्यान देने को कहा है। स्वतः मुर्गी की मौत होने पर सूचना देने को कहा है। लहरिया सराय पशु अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मजरुद्दीन ने बताया कि जहां मुर्गी और बतख का पालन किया जा रहा है वहां विशेष साफ सफाई करने को कहा गया है। साथ ही संक्रमण को नियंत्रित करने वाली दवा का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज यानी 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेगी। नीतीश सरकार का नया कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव प्रस्तुत करेंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा और आर्थिक सर्वेक्षण भी पटल पर रखा जाएगा। चलिए आपको बजट सत्र का शेड्यूल भी बता देते हैं। 2 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण, 3 फरवरी को बजट पेश, 5 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का जवाब, 6 से 20 फरवरी तक बजट पर सामान्य विमर्श और मतदान, 14 से 26 फरवरी तक राज्य के विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि 25 से 27 फरवरी तक गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। इस दौरान सरकार विकास के एजेंडे और भविष्य के रोड मैप को सामने रखेगी, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए प्रभावी मुद्दों की तलाश में जुटा है। बजट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चित 3 पर रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को इसमें समाहित करते हुए राज्य की प्रति व्यक्ति आय को अगले 5 वर्षों में 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति आय में हर साल कम से कम 16% की वृद्धि जरूरी होगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठाया कि उनके पास इतना पैसा कहां से आता है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सवाल पूछा गया था। पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश यादव ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करोड़ों रुपए कथा के लेते हैं। इसी सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहां से आता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव
भी तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से तांडव मचा रहे हैं, मकान जो उनको मिला तो टोटो चोरी हो जा रही है। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि वीडियो कॉल पर अब आपसे अखिलेश की बात होती है या नहीं। इसके जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले बात होती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार में मेरा अपमान किया, तो अब मैं क्यों बात करूंगा। दोस्तों, केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के जरिए बिहार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई अहम घोषणाएं की है। इस बजट में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य बिहार को पूर्वी भारत के एक बड़े औद्योगिक और परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करना है। बजट 2026 की सबसे अहम घोषणा पटना में अत्याधुनिक शिप रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना है। इसके जरिए गंगा नदी के माध्यम से होने वाले जल परिवहन और व्यापार को नई गति मिलेगी। अब जहाजों की मरम्मत के लिए दूसरे राज्यों या बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। इस शिप रिपेयर सेंटर के साथ साथ जलमार्ग और शिपिंग से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे शिपिंग, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पटना अंतर्देशीय जलमार्गों का एक महत्वपूर्ण तकनीकी केंद्र बनकर उभरेगा। बजट में घोषित वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाएगा। इस रेल कॉरिडोर से राज्य के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय घटेगा और लोगों तथा व्यापारिक गतिविधियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही डंकुनी से सूरत तक प्रस्तावित नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई को तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा। इससे बिहार के कृषि उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को देश के सबसे बड़े बाजारों और बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। बजट 2026 में बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। पूर्वी चंपारण में नेपाल सीमा से होकर गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत की जाएगी। ये एक्सप्रेसवे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का भी प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक और भौगोलिक दूरी कम होगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम, हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं मिलकर बिहार के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। इन योजनाओं से निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। सरकार का फोकस बिहार को केवल उपभोक्ता राज्य नहीं, बल्कि उत्पादन, निर्यात और लॉजिस्टिक के मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित करने पर है। जदयू नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बजट को बताया विकसित भारत का संकल्प, कह दी है बड़ी बात। जी आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे किसान, महिला, गरीब और युवा केंद्रित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम है। बजट में देश के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप सभी क्षेत्रों के विकास का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस किया है। बजट में बुनियादी ढांचे के विस्तार, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्राविधान को देश के प्रगति के लिए आवश्यक बताया है। दोस्तों, बजट 2026 को सीएम नीतीश कुमार ने बताया देश के लिए बेहतर। कहा रेल कॉरिडोर बनने से बिहार को काफी फायदा होगा। जी हां, आपको बता दी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट 2026 को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि बजट प्रगतिशील और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने देश की विकास गति को तेज करने के लिए कई अहम और दूरगामी कदम उठाए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वे बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा बिहार के लिए खास महत्व रखती है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से राज्य के कई हिस्सों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे, जिनके तहत पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जल मार्गों के विस्तार से बिहार के शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने केंद्र बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2026-27 के केंद्र बजट ने बिहार और बिहार वासियों को निराश करने का काम किया है। बिहार वासियों को इस केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यवासियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। केंद्र बजट पूरी तरह जन विरोधी और बिहार विरोधी है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी केंद्र बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में साफ स्पष्ट सामने आया है कि देश में बिहार प्रदेश सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में प्रत्येक व्यक्ति वार्षिक आय 17,000 से भी कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय मात्र 100 से 190 रुपये है, जो कि देश में सबसे अंतिम पायदान पर है। बिहार में प्रत्येक व्यक्ति पर 25 से 30 हजार रुपये का कर्ज है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में बिहार साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति निवेश में अंतिम पायदान पर है। दोस्तों, बिहार में ठंड का मौसम एक बार फिर लौट आया है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पश्चिम और पूर्वी चंपारण सहित 12 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार के बड़े हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे की आशंका है, जिससे कई इलाकों में दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच रहने की उम्मीद है। कोहरे की चेतावनी वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर शामिल है। बाकी जिलों में हल्की धुंध छाई रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि कम दृश्यता के कारण सड़क यातायात बाधित हो सकता है, विशेषकर राजमार्गों और खुले क्षेत्रों में, और चालकों से सावधान बरतने का आग्रह किया है। दिन बढ़ने के साथ कोहरा छंट सकता है, लेकिन निकट भविष्य में पूरी तरह से साफ आसमान की संभावना नहीं। ठंडी हवाओं के कारण पिछले 24 घंटों में रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शीतलहर या दिन में ठंड की स्थिति लौटने के कोई संकेत नहीं है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का साल 2026 का बजट रविवार को पेश किया। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने बजट पर तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है। बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान और सिंचाई के संसाधनों की व्यवस्था पर कुछ नहीं होना निराशा पैदा करने वाली है। निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्र सरकार का बजट संसद में पेश किया। पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बजट को जनहित का बजट बताया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर लिखा है कि पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा ही बजट है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कैसे होगी, इस पर बजट में कोई अस्पष्टता नहीं है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बात की गई है, मगर देश की शिक्षित और गैर शिक्षित युवा आबादी के लिए यथार्थ में जॉब क्रिएशन कैसे और किन सेक्टर्स में होगा, देश के इस सबसे गंभीर मसले पर भी बजट में कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। दोस्तों, बिहार में फरवरी 2026 में होने वाली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर रेलवे ने छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पूर्व मध्य रेलवे ने छात्रों की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों में 5 अतिरिक्त हॉल पर अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। यह विशेष व्यवस्था 2 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लाखों परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेंगी, जिसमें लगभग 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगी। इसके बाद मैट्रिक परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी, जिनमें करीब 16 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने यह पहल की है, ताकि परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचने में किसी तरह की असुविधा न हो। परीक्षा के दिनों में ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए छोटे छोटे होल्ट पर स्टॉपेज देने से छात्रों को आसानी होगी और अनावश्यक भीड़ भी नियंत्रित रहेगी। दोस्तों, होली त्योहार पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पंजाब, हरियाणा, सूरत आदि शहरों से घर आने वाले यानी बिहार आने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 20 मार्च तक किसी भी ट्रेन में स्लीपर से लेकर AC तक का कोई बर्थ उपलब्ध नहीं है। 25 फरवरी से 3 मार्च तक अधिकतर महत्वपूर्ण ट्रेनों में सिगरेट है, यानी वेटिंग टिकट भी नहीं ले सकते। अब इमरजेंसी में आने वालों को तत्काल टिकट पर ही भरोसा है। OTP व टोकन से तत्काल टिकट लेने की व्यवस्था होने से दलालों पर थोड़ी लगाम
लगी है, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने से काउंटर पर लाइन में खड़े 2-3 यात्रियों को ही टिकट मिल पाती है। घर आने वाले परदेशी एक बार तत्काल टिकट लेने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि त्योहार के मौके पर रेलवे समय समय पर स्पेशल ट्रेन चलाता है। इस बार भी काफी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन कितनी स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए चलाई जाएंगी इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली खाद्य पदार्थ बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के सतर्कता टीम ने राजेपुर पुलिस थाना क्षेत्र के फुलबड़िया चौक पर संयुक्त छापेमारी की और भारी मात्रा में नकली टाटा नमक बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक गोदाम से 3000 से अधिक नकली नमक के पैकेट जब्त किए गए। छापेमारी के बाद क्षेत्र के दुकानदारों और मिलावटखोरों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये पूरी कार्रवाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लीगल सेल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। टाटा कंपनी के सर्किल ऑफिसर अंजन कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम सबसे पहले फुलबड़िया चौक पहुंची। टीम के सदस्यों ने ग्राहक बनकर स्थानीय दुकानों से नमक खरीदा और उसकी जांच की। जांच के दौरान दुकानों पर बिक रहे नमक के पैकेट नकली पाए गए। पैकेट की पैकिंग और ब्रांडिंग असली टाटा नमक से इतनी मिलती जुलती थी कि आम उपभोक्ता के लिए उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। नकली नमक की पुष्टि होने के बाद मामले की सूचना राजेपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार और मुन्ना यादव को दी गई। पुलिस बल के सहयोग से टीम ने जगन्नाथ चौधरी के गोदाम पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान गोदाम में हजारों की संख्या में टाटा नमक के रैपर और तैयार पैकेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 3000 से अधिक नकली पैकेट जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। दोस्तों, बिहार में अग्निवीर भर्ती रैली का भव्य आयोजन होने जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय कटिहार के दिशा निर्देश पर यह रैली 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस रैली में बिहार के 12 जिलों से 6000 से अधिक युवा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। कटिहार जिले के गढ़वाल मैदान में कल से भर्ती शुरू होगी। दोस्तों, बिहार में साइबर ठगों ने डिजिटल दुनिया में अपनी चालाकी दिखाते हुए 2 अलग अलग मामलों में पीड़ितों को बड़े पैमाने पर ठग लिया। पहले मामले में मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी 35 वर्षीय पुष्प कमल झा को शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर लगभग 26,85,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। पुष्प कमल ने गूगल पर शेयर ट्रेनिंग की जानकारी लेने के बाद SCSIL 106 ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक प्लेटफॉर्म से संपर्क किया। शुरुआत में कम राशि लगाकर लाभ देकर उनका भरोसा बढ़ा और उन्होंने बड़ा निवेश कर दिया। ठगों ने ऐप में वॉलेट बैलेंस 1,60,00,000 रुपए दिखाकर झांसा दिया, लेकिन जब पैसे निकालने की कोशिश की तो रकम नहीं निकली और संपर्क नंबर ब्लॉक कर दिया गया। दूसरे मामले में जमालपुर निवासी रंजन के साथ साइबर ठगों ने बिजली विभाग के अधिकारी बन कॉल कर मीटर अपडेट के नाम पर ऐप डाउनलोड कराया। इसके बाद उनके बैंक खाते से 3,35,000 रुपए चोरी कर लिए गए। साइबर थाना मुंगेर में पीड़ितों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साइबर थाना अध्यक्ष सह DSP ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। OTP, UPI पिन या निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद बिहार के गलियारों में उत्साह का माहौल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को विकसित भारत 2047 का रोड मैप करार दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बजट उस सोच को दर्शाता है जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस तैयारी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 के भारत की कल्पना को जमीन पर उतारने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। बजट में उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है जहां देश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जब आधी रात के सन्नाटे में ढोलक की थाप तेज होती है और गंगा की लहरों के बीच चीखें गूंजने लगती है तो समझ जाइए कि बिहार की काशी कहे जाने वाले बाढ़ के उमानाथ घाट पर भूतों का मेला सज चुका है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आस्था का एक ऐसा डरावना रूप देखने को मिलता है जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले शख्स की रूहें कांप जाए। उमानाथ घाट पर हर साल माघी पूर्णिमा के मौके पर हजारों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन ये भीड़ सिर्फ गंगा स्नान के लिए नहीं होती। यहाँ लगता है भूतों का मेला। दूर दराज के जिले पटना, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा से आए लोग यहाँ अपनी देह में ऊपरी साय को लेकर पहुँचते हैं। जैसे ही ढोलक और मंजीरे की थाप बढ़ती है, नजारा किसी हॉरर फिल्म जैसा हो जाता है। महिलाएं और पुरुष अपने खाल खोलकर हाथों में लाठियां और नीम की टहनियां लेकर बेसुध होकर नाचने लगते हैं। स्थानीय गीतों के बीच महिलाओं का अपने सिर को गोल गोल घूमना और जमीन पर पटकना लोगों में एक अजीब सा डर पैदा करता है। भीड़ के बीच
बीच भगत ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करते हैं और लाठियों से प्रहार कर भूत उतारने का दावा करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 3 साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया। इसका आरोपी गांव का ही एक व्यक्ति है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। यह घटना बिहटा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गाँव की है। परिवार के सदस्यों के अनुसार बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर अपने कब्जे में ले लिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। दोस्तों, बिहार में बांस की खेती बनी कमाई का मजबूत जरिया। सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। जी आपको बता दें कि बांस अब सिर्फ झोपड़ी या टोकरी तक सीमित नहीं रह गया है। आज के समय में बांस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कागज, रेयन और कपड़ा उद्योग, निर्माण कार्य, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, खाने पीने और दवाइयों तक में हो रहा है। यही वजह है कि बांस की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। बांस पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये हवा और पानी के प्रदूषण को कम करता है, जमीन को खराब होने से बचाता है, कार्बन को सोखता है और जलवायु बदलाव से लड़ने में मदद करता है। इन सभी फायदों को देखते हुए बिहार सरकार ने प्रदेश में बांस की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत किसानों को बांस की खेती पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके बनेंगे। दोस्तों, बिहार में अब गांव की सड़कों में भी शहर जैसी सुरक्षा सुविधाएं लागू होंगी। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब गांव में बनने वाली सभी सड़कों में सड़क सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत स्कूल, अस्पताल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। तीखे मोड़, पुल पुलिया और घुमावदार सड़कों पर वाहन चलाने की गति सीमा लिखी जाएगी और सड़क सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दरअसल बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले ग्रामीण इलाकों में एक साल में लगभग 3000 दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 4000 के करीब हो गई है। कुल दुर्घटनाओं में लगभग 1/3 हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। यही कारण है कि ग्रामीण कार्य विभाग ने अब गाँव की सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में विशेष पहल की है। दोस्तों, बिहार भवन निर्माण विभाग की तरफ से बनाए जा रहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य अंतिम फेज में पहुंच गया है। पटना के मीठापुर इलाके में बन रही ये यूनिवर्सिटी अप्रैल महीने तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। वर्तमान में बिल्डिंग के फिनिशिंग का काम जारी है, जिसे तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 5 एकड़ की जमीन पर बन रही यूनिवर्सिटी का निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। दोस्तों, सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के सफल लाभार्थियों को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके बाद जीविका समूह के माध्यम से शीघ्र ही जिलेवार प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है। प्रयास है कि 15 फरवरी से पहले चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर नए वित्त वर्ष की शुरुआत में चिन्हित लाभार्थियों में 2-2 लाख रुपए का अनुदान बांट दिया जाए। इससे पहले 6 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जीविका दीदियों को सफल व्यवसाय का मॉडल भी दिखाया जाएगा। दोस्तों, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर दिए अपने हालिया बयान पर सफाई दी है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद छिड़ गया था, जिस पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। दरअसल बीते दिनों अख्तरुल ईमान ने कहा था कि मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज होती है कि वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इस टिप्पणी के बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। रविवार को उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और धर्म के बारे में जानकारी न रखने वाले ही ऐसे बातें कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अजान का विरोध नहीं किया है और वह खुद भी मुसलमान है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी सच्ची बात कही जाती है लोग ऐसे मामले उठाते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि अजान उन लोगों तक पहुंचे जो नमाज पढ़ने आते हैं और उनकी वजह से किसी दूसरे को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शरीयत के हिसाब से उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने आगे कहा कि एक मुसलमान होने के नाते उनका फर्ज है कि सबसे पहले अपना घर ठीक करे, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाए। अख्तरुल ईमान ने दूसरे धर्मों के लोगों से भी अपील की है कि वे भजन कीर्तन के दौरान आवाज कम रखें, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और लोग बीमार पड़ते हैं।
दोस्तों, किशनगंज जिले के बहादुरगंज में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI की विशेष टीम द्वारा अहमद कंपनी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। पटना से पहुंची ये टीम किशनगंज, बहादुरगंज और अररिया जिलों में कंपनी के गोदामों, शोरूम, अन्य कारोबारी स्थलों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों के अनुसार ये जांच टैक्स चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं पर केंद्रित है। छापेमारी मुख्य रूप से बहादुरगंज में केंद्रित है, जहां कंपनी के चमड़ा, लोहा, सीमेंट, सरिया, TMT बार, बाइक शोरूम और 2 पेट्रोल पंप सहित कई बड़े कारोबारों की जांच हो रही है। दोस्तों, बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के गंगटी गांव निवासी तथा अररिया सदर अस्पताल में पदस्थापित सर्जन डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी ज्योतिषना प्रसाद का शव बीती रात उनके पैतृक गांव पहुंचा। शनिवार को हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH पर एक टोल प्लाजा के समीप सड़क दुर्घटना में इस चिकित्सक दंपति की जान चली गई थी। शव गाँव पहुँचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में मातम पसर गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद पिछले 10 वर्षों से अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने PMCH पटना सहित राज्य के कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी थी। उन्हें हाल ही में लगभग 15 दिन पहले सिजेरियन सेक्शन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति पटना द्वारा सम्मानित किया गया था।